यस डियर, आज जो हमने पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। डियर, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री की डिफिनेशन, एटम क्या होता है हम वो पढ़ चुके हैं, एलिमेंट क्या होता है हम वो पढ़ चुके हैं। फिर हमने आपको कुछ मॉलिक्यूल भी पढ़ाया था कि मॉलिक्यूल क्या होता है। हमने मॉलिक्यूल में पढ़ा है मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रिएक्शन करने में सुस्त होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन करना नहीं चाहते क्योंकि उनका लास्ट शेल कंप्लीट होता है। और कुछ मॉलिक्यूल जो अक्सर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके लास्ट शेल कंप्लीट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी लास्ट शेल कंप्लीट नहीं, फिर भी वो फ्री एग्जिस्ट रह सकते हैं, हम उसे मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल डिस्टिंग्विशेबली होते हैं। डिस्टिंग्विशेबली का मतलब क्या है वो भी मैंने बता दिया था आपको। फिर मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल के लिए शर्त ये है कि मॉलिक्यूल होना चाहिए कोवेलेंट। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल हमें पढ़ना है डियर। क्या पढ़ना है डियर? टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल में जो सबसे पहला टाइप है वो है हमारा नंबर 1 है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या है डियर? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। डियर, मैंने आपको पहले दिन से बोला था कि मेरे साथ नोट्स बनाते जाओ, फिर आपको लेक्चर का फ़ायदा भी होगा। तो नोट्स बनाएं डियर। सच मॉलिक्यूल्स are comprising of मुश्तमिलिंग of same atoms and they are ज़ाहिर represented an element is called homo atomic मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसका एग्जांपल है O2 H2 O3 P4 एसिड etc। डियर, आपका टीचर आपको क्या पढ़ा रहा है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सबसे पहले आप पूछेंगे सर होमो वर्ड का मतलब क्या है, तो आप लिखो डियर होमो वर्ड जहाँ भी आपको क्लास में, कॉपी में, बुक में नज़र आ जाए इसका मकसद है सेम। होमो वर्ड जहाँ भी आ जाए टीचर ने कहा था इसका मतलब होता है सेम। जैसे टीचर ने भी ये कहा था होमो एटॉमिक का वर्ड जहाँ भी आ जाए समझो एटम के बारे में चर्चा होने वाला है, एटम के बारे में ही कुछ ना कुछ बोला जाएगा। तो होमो एटॉमिक, क्योंकि एटॉमिक वर्ड है वो एटम को ज़ाहिर करता है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, टीचर ने बोला ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एटम्स आपस में सेम हो वो क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे डियर ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है O2 मिलके हमारे पास बन गया O2। इसी तरह 2 हाइड्रोजन जब मिले तो बन गया मेरे पास H2।
क्या ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से मुख्तलिफ है? द आंसर इज़ नो, ये दोनों आपस में सेम हैं। तो टीचर ने भी बोला था होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो एटम्स आपस में सेम होते हैं। फिर टीचर ने आपको एक सेंटेंस लिखवाया है, इसको आप एग्ज़ाम के लिए ज़बरदस्त याद रखें। दे आर ज़ाहिर एन एलिमेंट, इसको आप एग्ज़ाम के लिए ज़बरदस्त याद रखें। इसका मतलब क्या है मैं आपको पहले वो समझाऊँ। होमो एटॉमिक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो किसी एलिमेंट को ज़ाहिर करते हैं। डियर एलिमेंट क्या था टीचर ने आपको बताया है, एलिमेंट का मतलब है केमिकली सेम। एटम्स जो हैं वो केमिकली सेम होते हैं। केमिकली सेम का मतलब है कि रिएक्शन करने का तरीका सेम होता है, एटॉमिक नंबर उनका सेम होता है। टीचर ने आपको बताया है एलिमेंट वाले लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि केमिकली सेम। डियर अगर इस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो दूसरे का भी एटॉमिक नंबर 8 है, ये दोनों मिल गए तो मेरे पास बन गया O2। ऐसा तो नहीं है एक का एटॉमिक नंबर 7 है दूसरे का 8 है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट है। एलिमेंट केमिकली सेम होते हैं, सेम का मतलब है एटॉमिक नंबर उनका सेम हो। तो इसका भी 8 इसका भी 8 बन गया मेरे पास O2। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कैसे मॉलिक्यूल होते हैं जो किसी एलिमेंट को ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह जैसे H2 भी 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना है। एक का हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो दूसरे का यकीनन 1 होगा। एटॉमिक नंबर तो अगर चेंज होगा तो एलिमेंट्स भी चेंज हो जाएगा, टीचर ने आपको बताया हुआ है। अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो हाइड्रोजन एलिमेंट नहीं है, वो क्या है डियर, हीलियम जो कि नोबल गैस है। मतलब एटॉमिक नंबर चेंज होते ही एलिमेंट चेंज हो जाएगा, एटम चेंज हो जाएगा। तो टीचर ने आपको क्या बताया, टीचर ने आपको ये बताया कि होमो एटॉमिक ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें एटम्स आपस में सेम होते हैं और वो ज़ाहिर करते हैं किसी एलिमेंट को। अब चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ। डियर दूसरे टाइप का जो नाम है वो है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल आप लिखेंगे such molecules are comprising of different क्या डियर एटम्स, वेरी गुड शाबाश, different atoms and they are represented a compound is called heteroatomic molecule। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जाम्पल है डियर मेरे पास, क्या है डियर, HCl है, कार्बन डाइऑक्साइड है, HF है, C6H12O6 है, ETC।
तो आपका टीचर आपको क्या बता रहा है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो, सबसे पहले आप चले जाओ वर्ड हेट्रो की तरफ। आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है, होमो का मतलब तो सेम था, फिर हेट्रो का मतलब क्या है। डियर, हेट्रो वर्ड जहाँ भी आपको नज़र आ जाए इसका मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है डियर, डिफरेंट। जैसे अगर आप बोलते हो हेट्रो मोबाइल तो मतलब मुख्तलिफ मोबाइल्स। हेट्रो वर्ड जहाँ भी आ जाए आप समझ जाएं इसका मतलब है मुख्तलिफ। तो टीचर ने भी आपको क्या बताया, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें एटम्स आपस में मुख्तलिफ होते हैं। तो एग्जांपल भी टीचर ने दे दिया था डियर, ये है हाइड्रोजन, ये है क्लोरीन। क्या ये दोनों सेम है? द आंसर इज नो। हाइड्रोजन एक मुख्तलिफ एटम है जबकि क्लोरीन एक मुख्तलिफ एटम है। कार्बन एक मुख्तलिफ एटम है जबकि ऑक्सीजन एक मुख्तलिफ एटम है। हाइड्रोजन एक मुख्तलिफ एटम है जबकि फ्लोरीन एक मुख्तलिफ एटम्स हैं। यहाँ भी टीचर ने एक सेंटेंस लिखवाया, इसको भी आप एग्ज़ाम के लिए याद रखो। उसने टीचर ने बोला है दे आर रिप्रेजेंटेड अ कंपाउंड। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आप बोलोगे सर कंपाउंड हमें बताएं, कंपाउंड का मतलब क्या है। डियर, कंपाउंड के लिए लेक्चर एक अलग से तैयार किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको कंपाउंड का वर्ड आया है तो थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। डियर, कंपाउंड का जो बुनियादी मकसद है वो है डिफरेंट, मुख्तलिफ। मतलब जब आप बोलते हो कंपाउंड सोसाइटी, इसका मतलब ये है कि जिस सोसाइटी में लोग रह रहे हैं वो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आए हुए हैं, मुख्तलिफ उसके कबीले हैं, सेम कबीले नहीं हैं, मुख्तलिफ कंट्री से आए हुए हैं या मुख्तलिफ जगह से आए हुए हैं, एक जगह से नहीं आए हुए हैं। कंपाउंड का जो वर्ड है वो ज़ाहिर करता है मुख्तलिफ, उसका जो मतलब है वो है मुख्तलिफ। डियर, शर्त कंपाउंड के लिए क्या है? आप किसी चीज़ को कब कंपाउंड बोल सकते हो? जब दो चीज़ें आपस में मिलें और वो दो चीज़ें भी आपस में मुख्तलिफ हो, तब क्या है? कंपाउंड। टीचर ने बोला है कंपाउंड के लिए शर्त ये है कि दो चीज़ें आपस में मिलें लेकिन वो दोनों चीज़ें भी आपस में मुख्तलिफ हों, तब हम उसे बोल सकते हैं कंपाउंड। कंपाउंड का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो है मॉलिक्यूल। कंपाउंड का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो है मॉलिक्यूल, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। आप ये कब बोल सकते हैं? ये आप तब बोल सकते हैं जब एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड हो वो कोवेलेंट बॉन्ड हो। अदरवाइज़ आप कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल है वो आप नहीं बोल सकते, क्योंकि फार्मूला यूनिट भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एलिमेंट में, शायद मॉलिक्यूल में मैंने आपको फार्मूला यूनिट भी पढ़ा दिया था कि फार्मूला यूनिट क्या होता है। तो आयोनिक कंपाउंड भी हैं, कोवेलेंट कंपाउंड भी हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि हर कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो है मॉलिक्यूल, नहीं। उसके लिए शर्त ये है कि अगर एटम में जो है कोवेलेंट बॉन्ड है तो फिर कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? मॉलिक्यूल, अगर एटम में कोवेलेंट बॉन्ड है। फिर आप बोलोगे सर हमारे कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। आप हमें ये बताएं कि कोवेलेंट बॉन्ड कौन से हैं और आयोनिक कौन से हैं। आप उससे बोलोगे सर हमें कन्फ्यूजन, परेशानी ये है कि आयोनिक कौन से हैं और कोवेलेंट कौन से हैं। तो डियर, ये आपको आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने अभी तक मेरे साथ चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है। अगर आप चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप ये काबिल हो जाएंगे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कोवेलेंट कौन सा है, आयोनिक कौन सा है। लेकिन फ़िलहाल अगर आपने अभी पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा कंप्लीट तो एक्सप्लेन तो मैं करूँगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 3 में, लेकिन फ़िलहाल आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ। डियर, आप चले जाओ पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 में। वहाँ आपको सबसे पहले मिलेगा हाइड्रोजन, जिसको आप मारो गोली, आपको इससे कोई काम नहीं है इससे। आपको फिर मिलेगा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह वगैरह। फिर आप चले जाओ ग्रुप नंबर 2 में। वहाँ आपको मिलेगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, फिर क्या है डियर? रेडियम, ETC।
ये एलिमेंट आपको जिस कंपाउंड में दिखाई दें आप समझ जाएं उस वो कंपाउंड क्या है, आयोनिक आयोनिक आयोनिक। टीचर ने क्या बोला है, टीचर ने ये बोला है ये एलिमेंट आपको किसी कंपाउंड में दिखाई दें तो आप समझ जाएं वो कंपाउंड क्या है, आयोनिक। एग्जाम्पल दो सर। एग्जाम्पल ये है डियर, सोडियम क्लोराइड, फिर आप लिखोगे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, टीचर ने एग्जाम्पल दिए। डियर्स आप देखें, अब आपको ये बताना है कि ये आयोनिक कंपाउंड है या कोवेलेंट कंपाउंड है। आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो, आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि टीचर ने बोला था जब भी किसी कंपाउंड में ग्रुप नंबर 1 वाले एलिमेंट हाइड्रोजन को छोड़कर ग्रुप नंबर 2 वाले एलिमेंट आपको मिल जाए तो वो क्या है, आयोनिक कंपाउंड। जैसे अभी ये क्या है, सोडियम, ये क्या है, सोडियम, हमें फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट मिल गए तो ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड। क्योंकि टीचर ने बोला है जब भी आपको सोडियम किसी के साथ मिल जाए तो वो क्या है, आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक बॉन्ड उसमें मौजूद होता है। फिर आप बोलोगे सर हम ये देखेंगे कि आपको अभी डियर ये बताना है कि ये आयोनिक है या कोवेलेंट, तो आप चले जाओ सीधा ग्रुप नंबर 2 वाले एलिमेंट में। मैग्नीशियम यहाँ भी है, मैग्नीशियम यहाँ भी है, तो बगैर सोचे समझे आप बोल दो ये क्या है, आयोनिक बॉन्ड। तो ये भी क्या है, आयोनिक बॉन्ड। क्यों, क्योंकि इसमें टीचर ने बताया था जब भी फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट या सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट किसी कंपाउंड में नज़र आ जाए तो वो क्या है, आयोनिक कंपाउंड। तो इसमें मैग्नीशियम है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें सोडियम है, तो हम सोचेंगे ही नहीं, जवाब देंगे कि ये आयोनिक बॉन्ड है। फिर आते हैं कोवेलेंट की तरफ। डियर कोवेलेंट के लिए कुछ शर्तें हैं क्या, जहाँ कहीं आपको नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करेंगे तब हमेशा आपको मिलेगा कोवेलेंट बॉन्ड। क्या मिलेगा डियर, कोवेलेंट बॉन्ड। जब भी आपको ज़िंदगी में कोई कंपाउंड मिले उसमें एलिमेंट हैं, एक नॉन मेटल है दूसरा भी नॉन मेटल है, तो आप बगैर सोचे समझे बताओ कि ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। उस वो आयन कंपाउंड हमेशा कोवेलेंट होगा। आप बोलोगे सर एग्जांपल दो। जैसे डियर मेरे पास है HCl, जैसे मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मेरे पास है C6H12O6, यहाँ पर आप क्या देखोगे डियर्स, यहाँ पर आपको देखना है कि नॉन मेटल अगर हैं तो कोवेलेंट है वरना कोवेलेंट नहीं है। हाइड्रोजन क्या है डियर, नॉन मेटल है, इसलिए तो मैंने यहाँ पर इसे कैंसिल किया था क्योंकि मुझे पता है ये सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। लेकिन ये जो क्या है नॉन मेटल है, हाइड्रोजन क्या है नॉन मेटल है, क्लोरीन क्या है नॉन मेटल है। अगर टीचर ने बोला था दो नॉन मेटल एटम्स आपस में रिएक्शन करें तो रिजल्ट में हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड आता है, तो ये क्या है, हम सोचेंगे भी नहीं और बताएंगे ये क्या है डियर, कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कंपाउंड। आप ये देखो ये कोवेलेंट है, आयोनिक है। तो कार्बन क्या है, नॉन मेटल, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। कार्बन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। टीचर ने बोला था अगर दो नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करें तो वो बॉन्ड हमेशा कोवेलेंट बनाएंगे, तो ये भी क्या है, कोवेलेंट। अब यहाँ देखते हैं कार्बन क्या है, नॉन मेटल, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। तो टीचर ने बोला था जब नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करें, 2 करें, 5 करें, 1000 करें, 25,000 करें, 30 लाख करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉन मेटल ने आपस में रिएक्शन किया तो वो हमेशा क्या होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो शायद आपको कुछ अंदाज़ा हुआ होगा कि कोवेलेंट कौन से हैं, आयोनिक कौन से हैं। कुछ बातें हैं जो आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, चैप्टर नंबर 3 में आपको बताने वाले हैं। लेकिन डियर
मेटल को पहचानने का तरीका एक और भी होता है। अगर किसी एलिमेंट के लास्ट में आता है यम, तो एक वो क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। जैसे वो वो क्या है, मेटल है, मेटल। अगर किसी एलिमेंट के लास्ट में आ जाए यम या शम तो वो क्या है, मेटल। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, सबके लास्ट में क्या आ रहा है, यम। तो ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड। तो आगे चलते हैं डियर। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ख़त्म हो गए। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जॉइंट मॉलिक्यूल। यार हमारे सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन ये बहुत अहम है, तो आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि बेसिक चीज़ें तो हम हर हाल में पढ़ेंगे। जॉइंट मॉलिक्यूल, जॉइंट मॉलिक्यूल आप लिखेंगे दोज molecules in which atoms are extant three-dimensionally and indefinitely to form a large molecule is called giant molecule। एग्जाम्पल आपके पास है डियर, सिलिका, इसका फार्मूला है SiO2। इसको डियर सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। डायमंड है, ये भी क्या है डियर, एक जॉइंट मॉलिक्यूल है, इसका फार्मूला है C। ग्रेफाइट भी है, इसका फार्मूला है C, वगैरह वगैरह। आपने क्या लिखा है, जॉइंट। सबसे पहले जॉइंट वर्ड के पास चले जाओ। जॉइंट वर्ड आपको जहाँ भी नज़र आ जाए, इसका मतलब है जॉइंट का मतलब है वेरी लार्ज। क्या मतलब है, वेरी लार्ज। डियर जैसे आप बोलते हो जॉइंट मार्कर, ये तो स्मॉल है, लेकिन इसको जोड़ दो बड़ा बड़ा करो ये मार्कर को, तो ये भी क्या है, जॉइंट मार्कर। अगर आपके पास बड़ा सा LCD है, मेरे पास छोटा सा TV है, तो ये क्या है, जो TV है मेरे पास वो क्या है, माइक्रो, और जो आपके पास है वो है जॉइंट। तो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया है, सिलिका एक जॉइंट मॉलिक्यूल है, डायमंड एक जॉइंट मॉलिक्यूल है, ग्रेफाइट एक जॉइंट मॉलिक्यूल है। और जॉइंट वर्ड का मैंने मतलब बता दिया, वेरी लार्ज। जॉइंट वर्ड का जो मतलब है वो है वेरी लार्ज। फिर आप बोलोगे सर अगर ये जॉइंट मॉलिक्यूल हैं तो आपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया हुआ है, वो फिर कौन से हैं? तो उसके लिए मुझे जॉइंट को मिटाना पड़ेगा। आपने ये लिखा है तो ठीक है, वरना लिख लें डियर, मैं ये मिटा रहा हूँ। डियर जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है मॉलिक्यूल, वो कौन से हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल, हम उसको बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल।
और जो आज आप पढ़ रहे हो उसको हम बोलते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल। फिर अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो आप मुझसे ये भी पूछोगे सर क्या हम बायोलॉजी में मैक्रोमॉलिक्यूल भी पढ़ते हैं? वो कौन से हैं? लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, क्या ये भी जॉइंट मॉलिक्यूल हैं? द आंसर इज यस, ये भी क्या हैं? जॉइंट मॉलिक्यूल्स। आप बायोलॉजी में पढ़ते हो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे के सारे क्या हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल, मतलब जॉइंट मॉलिक्यूल, क्योंकि जॉइंट मॉलिक्यूल इज आल्सो कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल। जॉइंट मॉलिक्यूल का जो दूसरा नाम है वो है मैक्रोमॉलिक्यूल। फिर आप बोलोगे सर इनमें फ़र्क क्या है मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल में? डियर, माइक्रो इतने माइक्रो होते हैं, इतने छोटे होते हैं जो हमें आम आंखों से नज़र नहीं आते। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, इसके बगैर हम नहीं देख सकते माइक्रो मॉलिक्यूल्स को। जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल इतने बड़े हैं, इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत ही नहीं है, आप इनको आम आंखों से भी देख सकते हो। पहला फ़र्क ख़त्म। अब दूसरा फ़र्क क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल जो हैं वो एक लॉ को फॉलो करते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। आप बोलोगे सर सबसे पहले सारी बातों को छोड़ दो, डेफिनिट और लॉ बताओ कि लॉ क्या होता है। तो ये लॉ अपने आप को खुद ज़ाहिर कर रहा है, डेफिनिट। डियर, डेफिनेट वर्ड का मतलब होता है स्पेसिफिक। क्या डियर? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन खास। माइक्रो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो किसी ख़ास अंदाज से एक दूसरे के साथ मिलते हैं। अगर आपने उस अंदाज को छेड़ा तो वो मॉलिक्यूल जो हैं चेंज हो जाएंगे। जैसे डियर मेरे पास है H2O। सपोज़ आपने जो है H2O ऑक्सीजन जो H2O का है आपने एक के बदले 2 ऐड कर दिए, तो क्या ये वाटर का फार्मूला है? द आंसर इज़ नो। क्योंकि मैंने आपसे कहा है डेफिनेट लॉ का जो मतलब है प्रोपोर्शन का, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि एटम किसी खास अंदाज से मिलते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो खास अंदाज से मिलते हैं। अगर आपने उसके रेशे को इधर या उधर कर दिया तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा। जैसे H2, आपने अगर ऑक्सीजन एक के बदले 2 ऐड कर दिए तो वाटर का फार्मूला ये नहीं है, कुछ और वाला है। अगर आपने हाइड्रोजन 2 के बदले 1 कर दिया तो ये वाटर का फार्मूला नहीं है, कोई और चीज़ है। अगर आपने हाइड्रोजन 2 के बदले 3 कर दिए तो ये वाटर का फार्मूला नहीं है, कोई और चीज़ है। जैसे डियर मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर आपने ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का 2 में से 1 को निकाल दिया तो बच जाएगा आपके पास ये फार्मूला, जिसको आप बोलते हो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि माइक्रो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिससे एक मतलब रेशो जो होता है, रेशो को आपने अगर कम कर दिया, मतलब ये क्या था 1:2 था, अगर आपने इसका क्या है 1:1, मतलब आपने इस 2 को 1 कर दिया तो फार्मूला भी चेंज हो गया। ये फार्मूला था कार्बन डाइऑक्साइड का, वो फार्मूला है कार्बन मोनोऑक्साइड का, मॉलिक्यूल चेंज हो गया। मतलब ये हुआ कि माइक्रो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये बोलता है कि एटम्स जो हैं वो ख़ास अंदाज से मिलते हैं। अगर आपने वाटर का फार्मूला बनाना है तो यू नीड 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो आपके पास होने चाहिए 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। आपको अगर कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए तो आपके पास 1 ऑक्सीजन 1 कार्बन चाहिए। इसी तरह आपको अगर ग्लूकोज चाहिए C6H12O6 तो आपके पास 6 कार्बन होने चाहिए, 12 हाइड्रोजन होने चाहिए, 6 ऑक्सीजन होने चाहिए। कम या ज़्यादा हुआ तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, कुछ और वाला बन जाएगा। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब शायद आप समझ गए होंगे, अगर आप केमिस्ट्री कुछ जानते होंगे तो। फिर
लेकिन जो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, क्या डियर, जो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं वो इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। आप बोलोगे सर कैसे, हम एग्जांपल दो ताकि अंदाज़ा हो जाए। डियर सिलिका क्या होते हैं? सिलिका जो हमारे ज़मीन में जो मिट्टी है, रॉक्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? सिलिकेट्स। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जॉइंट मॉलिक्यूल लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो क्यों नहीं करते। डियर हम क्या ले रहे हैं? सिलिका का एग्जांपल। जैसे ये है मेरे पास सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन के 4 कॉर्नर पे होते हैं 4 ऑक्सीजन। ये एक ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये तीसरा, ये चौथा ऑक्सीजन है। ये कितने जॉइंट्स हैं आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा। ये है सिलिकॉन, ये एक ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये तीसरा ऑक्सीजन है। ये सिलिकॉन है, ये एक ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये तीसरा ऑक्सीजन है, ये एक सिलिकॉन है, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इसी तरह ये सिलिकॉन है, ये एक ऑक्सीजन है, ये दूसरा, ये तीसरा। इसी तरह ये सिलिकॉन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। इसी तरह ये सिलिकॉन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, सो ऑन। डियर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को ये मैक्रो मॉलिक्यूल क्यों फॉलो नहीं करते। अगर आपने ये एक बनाया है तो ये भी क्या है? सिलिका है। अगर आपने ये एक नहीं बनाई, 2 बनाई, तो ये भी क्या है? सिलिका है। अगर आपने 2 नहीं बनाई, 3 बनाए, तो ये भी किसका फार्मूला है? सिलिका का। मतलब फार्मूला चेंज ना होने वाला है। मतलब आप 1 बनाओ फिर भी सही है, 2 बनाओ फिर भी सही है, 4 बनाओ फिर भी सही है, 25 बनाओ फिर भी सही है, 25 लाख बनाओ फिर भी सही है, 25 करोड़ बनाओ फिर भी सही है। डियर आपको एक तरीका बता दूं, जब भी आप घर में बोर होते हैं तो आप ये स्टार्ट बनाना, इसका स्ट्रक्चर स्टार्ट करें। बिल्ली में आपके जो मार्कर का इंक है वो ख़त्म हो जाएगा, आपका वाइट बोर्ड की जगह ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके पास वाइट बोर्ड नहीं है, पेन है, तो उसका इंक ख़त्म हो जाएगा, कॉपी के पेजेस ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है ख़त्म नहीं होगा। मैं यहाँ बनाऊँ, ये क्या है? सिलिकॉन, ये सिलिकॉन। डियर मैं बना बना के थक गया हूँ, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम और जगह दोनों कम है। तो टीचर ने क्या बोला था? जॉइंट मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। जॉइंट मॉलिक्यूल लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करते, ये हमें आम आँखों से नज़र आते हैं, जबकि माइक्रो मॉलिक्यूल हमें आम आँखों से नज़र नहीं आते। माइक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं। डियर इसी तरह सिलिकॉन, मैंने डायमंड का एग्जांपल दिया था, इसी तरह डायमंड भी है, आप बनाते जाओ ख़त्म नहीं होगा। ग्रेफाइट भी इसी तरह है, आप बनाते जाओ ख़त्म नहीं होगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, तो जॉइंट मॉलिक्यूल डियर ख़त्म हो गया। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर आयंस। क्या है डियर? मॉलिक्यूलर आयंस। आप लिखोगे मॉलिक्यूलर आयन। आप लिखेंगे the ionized form of molecule, the ionized form of molecule 8 नंबर 1 है इज आइदर, आप लिखे, मैं नहीं लिख रहा, इज आइदर हायर टेम्परेचर नंबर 2 है इज आइदर हायर वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब डियर सिंपली करंट है। अपना हेडिंग जो है, ब्रैकेट जो है बंद करें, फिर लिखें इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर
आयन। एग्जाम्पल आपके पास है मीथेन CH4। MCQ लिखो डियर, मॉलिक्यूलर आयन या दे आर usually have positive ion। तो टीचर ने आपको क्या लिखवाया, मॉलिक्यूलर आयंस। वर्ड जो है वो साफ जाहिर हो रहा है, वर्ड जो है अपने आप को साफ जाहिर कर रहा है। कैसे? द आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को आप आयन में चेंज करो, वो क्या है, मॉलिक्यूलर आयंस। किस टाइम? एट हायर टेम्परेचर हायर वोल्टेज। क्योंकि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, टीचर ने आपको बताया हुआ है। ये जो होते हैं शरीफ होते हैं। इसके लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए आपको हाई वोल्टेज या हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। फिर आपको टीचर ने CH4 का एग्जांपल दिया था डियर। फिर मैं आपको ये जो पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका मकसद क्या है। दे आर यूजुअली हैव पॉजिटिव आयंस। इसको छोड़ दो। पहले आपका सवाल होगा क्या सर, हमारे घर में जो ट्यूबलाइट्स हैं हम जानते हैं उनमें गैसेस होते हैं, क्या सर जब हम लाइट्स को ऑन करते हैं रात के वक़्त, क्या उसके अंदर जितने गैसेस हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूलर आयंस में चेंज हो जाते हैं? तो दी आंसर इज़ यस। बिल्कुल आपने सही बोला है कि जिनके उसके अंदर जितने भी गैसेस हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूलर आयंस में चेंज हो जाते हैं। आपकी लाइट्स में जितने भी, आपके घर में जितने लाइट्स हैं हम जानते हैं उनमें गैसेस होते हैं, लेकिन जब आप उसे करंट पास करते हैं वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, रोशनी पैदा होती है, तो वो उस टाइम जो गैसेस हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूलर आयंस में चेंज हो जाते हैं। फिर हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बोहर मरहूम। बोहर मरहूम ने मरने से पहले हमें ये बता दिया था कि एटम्स जो होते हैं जब आप उसे एनर्जी देते हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो अपने लास्ट शेल से वो इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। लास्ट शेल से जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। जब आप क्या करते हैं, मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो पहले प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर थे, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे। जब आपने हाई टेम्परेचर दिया, हाई वोल्टेज दिया, मतलब करंट दिया, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी थी वो कम हो गई। अगर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम हो गई तो प्रोटॉन तो क़यामत के दिन भी एटम से नहीं निकलेंगे, उसका जितना क्वांटिटी है वो उतना ही रहेगा, क़यामत के दिन भी चेंज नहीं होगा। अगर चेंज नहीं होगा तो पॉजिटिव चार्ज तो उतने ही हैं। सपोज़ पहले ये बता दूं, पॉजिटिव चार्ज उतने ही हैं, तो इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा हो गया तो बिलीव में, इसलिए तो क्या है मैंने आपको लिखवाया है दे आर यूजुअली है पॉजिटिव आयन। इसलिए जो गैसेस लाइट्स के अंदर होती हैं, ट्यूबलाइट्स के अंदर होती हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन आप करंट देते हो तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ती है तो प्रोटॉन तो उतने ही होते हैं। तो एक चीज़ अगर कम है दूसरी चीज़ ज़्यादा है तो यकीनन ज़्यादा तो ज़्यादा है। जैसे एक मेरे पास गैस है, उसमें 25 इलेक्ट्रॉन हैं, 25 प्रोटॉन हैं। सपोज इस गैस को आपने क्या किया, हीट किया। डियर मैंने आपको पहले दिन से बताया था कि जहाँ भी ये साइन नज़र आ जाए ये इसका मतलब क्या है, हीट। आपने हीट दिया तो सपोज इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बाकी इसके कितने बच गए डियर्स, बच गए 23 इलेक्ट्रॉन बच गए। लेकिन टीचर ने आपको बोला है कि प्रोटॉन क़यामत के दिन भी किसी एटम से नहीं निकलेंगे, तो प्रोटॉन तो उतने के उतने ही हैं। अभी आप बताएं डियर किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, प्रोटॉन की क्वांटिटी ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज़्यादा है? आपको दिखाई दे रहा है कि जो प्रोटॉन की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। अगर जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो क्या होगा, डोमिनेंट
डोमिनेंट हो गया, तो इसलिए एटम पर क्या आता है, गैसेस पर क्या आते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो आप समझ गए होंगे कि ये पॉजिटिव आयंस क्यों होते हैं, क्योंकि इससे लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो इसलिए ये पॉजिटिव आयंस में चेंज हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर हाई वोल्टेज का मतलब क्या है डियर? वोल्टेज क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब जब आप किसी ट्यूबलाइट्स को, किसी चीज़ को हीट दे रहे हो या वोल्टेज दे रहे हो, इसका मतलब आप उसे एनर्जी दे रहे हो। एनर्जी देगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, तो अपने लास्ट से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। लास्ट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव आयंस में चेंज हो जाएगा कोई भी एटम। तो मतलब ये है कि हायर वोल्टेज हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल को तोड़ भी सकते हैं, इसके लास्ट ईयर से इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हैं। फिर आपने जब केमिस्ट्री आप में से कुछ ज़्यादा पढ़ते हो, अगर पढ़ा है तो वो जानते हैं, वो बोलेंगे सर ये जो आप मैकेनिज़्म बता रहे हो, ये आप हाई टेम्परेचर हाई वोल्टेज बता रहे हो, ये तो हम सारे के सारे प्लाज्मा में अप्लाई करते हैं, क्या ये मॉलिक्यूलर आयंस प्लाज्मा है? द आंसर इज यस डियर। मॉलिक्यूलर आयन और प्लाज्मा जो हैं वो एक ही चीज़ के दो नाम हैं। प्लाज्मा और मॉलिक्यूलर आयन में कोई फ़र्क नहीं है। जब मैं आपको गैस वाले चैप्टर में आपको ये बताऊंगा कि रोशनी कैसे प्रोड्यूस होता है लाइट्स में, ट्यूबलाइट्स में, तो वो आपको प्लाज्मा में बताऊंगा, चैप्टर नंबर 4 शायद गैसेस है, ऐसा है तो गैसेस में, लेकिन चैप्टर पता नहीं कौन सा है। तो हम क्या पढ़ेंगे वहाँ, आपको बताएंगे कि लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, रोशनी कैसे प्रोड्यूस होती है। लेकिन फ़िलहाल आपने आज सीख लिया कि मॉलिक्यूलर आयन ऐसे आयन, मॉलिक्यूलर आयन किसको बोलते हैं? प्लाज्मा को ही बोलते हैं। लास्ट में जो एग्जांपल है, एग्जांपल मैं आपको क्लियर करूं तो फिर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। और डियर ये मॉलिक्यूल का जो है लास्ट टॉपिक है, इसके बाद मॉलिक्यूल ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आयन पर बनाएंगे कि आयन क्या है। क्या है डियर? CH4। सपोज आपने इसे हाई टेम्परेचर दिया या आपने हाई वोल्टेज दिया, इस मीथेन से, इसको बोलते हैं डियर क्या? मीथेन। इसको बोलते हैं मीथेन। मीथेन से जो है एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये हो गया CH4 प्लस। आप यहाँ पर 2 लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो, 4 लगा सकते हो, जितने भी आप प्लस लगा लो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लास्ट ईयर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो CH4 का जो एग्जांपल था मैंने आपको बताया है डियर। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट डियर। अगर आपने मेरे लेक्चर से कुछ ना कुछ सीखा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर आपने नहीं किया लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके अपने दोस्तों को भी फ़ायदा हो। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।